अब हम लोग बात करेंगे कैरिंग कॉस्ट में। स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि ईओक्यू निकालने के लिए अपने को तीन चीज चाहिए। ईओक्यू निकालने के लिए या ईओक्यू मॉडल में हम लोग ये प्रूव करना चाहते हैं कि टोटल कॉस्ट, एनुअल टोटल कॉस्ट मिनिमम हो। तो जहां हमने बात किया परचेस प्राइस, जहां हमने बात किया ऑर्डरिंग कॉस्ट, हमने बात किया कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट तो मैं समझ में आ गया कि सर अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट कम रखना है तो सारा का सारा ऑर्डर एक बार में दे दो, उससे आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं क्या सर ऐसा होने वाला है। नोट्स में आ जाओ। कैरिंग कॉस्ट, सर कैरिंग कॉस्ट है क्या? सर द कैरिंग कॉस्ट इज द कॉस्ट फॉर होल्डिंग द इन्वेंट्रीज। इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, इंश्योरेंस। होगा क्या, जब हम गुड्स मंगाएंगे तो गुड्स मंगा के डेफिनेटली इसको कहीं स्टोर करेंगे। इसको कहीं पर स्टोर करना है गुड्स को, बट मैं उतना ही मंगा सकता हूं जितना मेरा स्टोरेज कैपेसिटी हो। ये भी बात ध्यान में रखना। दैट मीन्स अगर आपको 10,000 मंगाना है सर, सो 10,000 का कैपेसिटी मेंटेन करना पड़ेगा। 10,000 के लिए रेंट भी देना पड़े हो सकता है, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी है जो बढ़ जाए। एक गार्ड भी गार्ड कर रहा होगा, इसका अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग मेंटेनेंस कॉस्ट है। कहीं पर टेम्परेचर एक स्पेशल टेम्परेचर पे रखना पड़ता है, कहीं टेम्परेचर कम रखना पड़ता है, कहीं ज्यादा रखना पड़ता है। तो उसके हिसाब से बड़ा बड़ा स्टोरेज कंटेनर चाहिए, तो कॉस्ट बढ़ेगा। होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट। तुम जब 10,000 यूनिट्स एक बार में मंगाओगे तो उसके लिए पैसा चाहिए, और स्टार्टिंग से वो पैसा ब्लॉक होके रहेगा। सो इंटरेस्ट कॉस्ट लगेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा। वो कैपिटल अपना हो सकता है, बाहर से ला सकते हो, उसको हम बोरोइंग कॉस्ट कह सकते हैं। तो कैरिंग कॉस्ट रेंट हो सकता है सर, मेंटेनेंस हो सकता है, स्टोर एक्सपेंसेस हो सकता है, इंटरेस्ट कॉस्ट हो सकता है, और इसको हम लोग होल्डिंग कॉस्ट भी बोल सकते हैं, कैरी करने का। तो बातें ध्यान से देखना। तो मैं 10,000 अगर मंगाऊं तो मुझे एक्सपेंसेस सबसे ज्यादा होगा, किसका? कैरी करने का। और वहीं पर अगर मैं स्टोर 1,000 यूनिट्स के लिए मेंटेन करूं, ये सिर्फ 1,000 यूनिट्स के लिए, तो मेरा टोटल कैरिंग कॉस्ट एकदम कम होने वाला है। सर वो कैसे? सर ये तो उल्टा आपने बता दिया। ऑर्डरिंग कॉस्ट में 10,000 होने से ऑर्डरिंग कॉस्ट सर सबसे कम आता था, और 1,000 क्वांटिटी होने से ऑर्डरिंग कॉस्ट सबसे ज्यादा आता था। बट सर यहां उल्टा हो रहा है, वहां पर कॉस्ट कम होता था जब हम क्वांटिटी ज्यादा मंगाते थे, और जब हम क्वांटिटी कम मंगाते थे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाता था। और यहां उल्टा हो रहा है कि सर अगर हमने एक बार में 10,000 स्टोर कर लिया तो मेरा कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि मुझे 10,000 मेंटेन करना है। और अगर मैंने 1,000 मंगाया तो मुझे सिर्फ 1,000 मेंटेन करना पड़ेगा, तो मेरा कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा। तुम्हारे मन में और भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि सर 10,000 मंगाया तो डिस्काउंट भी तो ज्यादा मिलेगा। मैंने कहा तुम्हें ईओक्यू में कुछ एजम्पशंस है, और जब तुम वो एजम्पशंस पढ़ोगे तो ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी सिर्फ फोकस ये करना है कि सर मेरा कैरिंग कॉस्ट क्या है और मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है। मैंने ऑर्डरिंग कॉस्ट अभी कंप्लीट किया है, हम बात कर रहे हैं कैरिंग कॉस्ट कि सर अगर मैं 10,000 यूनिट्स मंगाऊं तो मुझे कहीं ना कहीं तो उसे रखना पड़ेगा, किसी ना किसी स्टोर में तो डालना पड़ेगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। जितना ज्यादा स्टॉक उतना ही मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, उतना ही लॉस हो सकता है। उसको अवॉइड करने के लिए मुझे बहुत सारे कंट्रोल सिस्टम्स लाने पड़ेंगे, एंड उन सब का कॉस्ट है। मुझे वो 10,000 यूनिट्स मंगाने के लिए एक साथ मुझे
ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल चाहिएगा, तो वो सारा का सारा मेरा कैपिटल लगने वाला है। उस कैपिटल के लिए मुझे इंटरेस्ट लाना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इन सब को मैं कहाँ कवर करूँगा? मैं इन सब को कवर करूँगा कैरिंग कॉस्ट में। जरा देख लेते हैं, समझने में इजी हो जाएगा। लेट इट बी, मेरे एग्जाम्पल में सीसी कैरिंग कॉस्ट इज 8% पर यूनिट पर एनम। क्योंकि मैंने कहा ईओक्यू में मैं जो निकालने वाला हूं वो निकालने वाला हूं टोटल कॉस्ट पर एनम। तो मेरे एग्जाम्पल में मैंने लिया 8% पर यूनिट पर एनम। सर कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालें? वापस इस एग्जाम्पल पे आ जाओ, वापस एग्जाम्पल पे आ जाओ। कॉलम 1 था अपना ऑर्डर क्वांटिटी, या हम बोल सकते हैं सर इसको ROQ, कि 1000 पे हमने देखा, 2000 पे देखा, 2500 पे देखा, 5000 पे देखा, 10,000 पे देखा, और हमने निकाला था नंबर ऑफ ऑर्डर्स। फिर नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स, और ये था हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब इसी के साथ मैं हर एक लेवल पे कैरिंग कॉस्ट भी निकालूंगा। तो लास्ट कॉलम मेरा कैरिंग कॉस्ट। जब बातें ध्यान से देखना, मैंने अभी मेरे एग्जांपल में कहा कि मेरा कैरिंग कॉस्ट क्या है। मेरा कैरिंग कॉस्ट है 8% पर यूनिट पर एनम। अब बातें ध्यान से देखना। दैट मीन्स मैं बोलूं कि सर अगर मैं 1 यूनिट मेंटेन करता, सिर्फ 1 यूनिट, तो मेरा कैरिंग कॉस्ट क्या आता? तुम बोलते सर बहुत ही सिंपल सा बात है, 1 यूनिट इंटू कॉस्ट पर यूनिट। तो मुझे कॉस्ट पर यूनिट भी बताना पड़ेगा। लेट इट बी कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल्स टू, मेरे एग्जाम्पल में मैं ले लेता हूं कॉस्ट पर यूनिट इज 2 रुपीज पर यूनिट। 1 यूनिट का कॉस्ट है 2 रुपया। मुझे मंगाना कितना है साल में? मुझे साल में मंगाना है 10,000 यूनिट्स। मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना था? 50 रुपीज। मेरा कैरिंग कॉस्ट कितना है? 8% पर यूनिट। बातें ध्यान से देखना, अगर मैं 1 यूनिट मेंटेन करता साल भर तो मेरा कॉस्ट लगता 1 इंटू 8% इंटू 2 रुपीज। या तुम ऐसा समझो सर 1 इंटू 2, सर कॉस्ट ऑफ मेटेरियल का खर्चा 2 रुपया, बट 2 रुपया लाने के लिए मुझे 8% खर्चा करना पड़ेगा। किसका? 2 रुपया का। दैट मीन्स 2 रुपया मेरा खर्चा नहीं है। मेरा खर्चा कितना है? उसको लाने के लिए जो खर्चा। दैट मीन्स अगर मुझे बैंक से 1 लाख रुपया लोन लेना पड़े तो 1 लाख रुपया मेरा खर्चा नहीं है। बैंक वाला मुझे बोल रहा है कि 10% वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। दैट मीन्स मैंने 1 लाख लोन लिया और उसको 10% इंटरेस्ट 10,000 पेमेंट किया। दैट मीन्स मुझे उसे वापस रिटर्न कितना करना पड़ेगा? 1,10,000। तो मेरा खर्चा कितना? मेरा एक्सपेंसेस कितना? मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना? सर 10,000। दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन फंड इन्वेस्टेड इन या फंड ब्लॉक्ड। तो यहां फंड ब्लॉक कितना हो रहा है मेरे एग्जांपल में? सर 1 यूनिट के लिए 2 रुपया ब्लॉक हो रहा है, तो 8%। 1 यूनिट का ये मैंने निकाला, किसका? सिर्फ 1 यूनिट का सर निकाला है। अभी मैं पूरा बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 1 यूनिट का मैंने बात किया। तो मेरा खर्चा हो जाएगा सर 0.16 पैसा पर एनम पर यूनिट। अगर मैं 1 यूनिट मेंटेन करूं, तो 1 यूनिट मेंटेन करने के लिए मेरा खर्चा है 2 रुपया। 1 यूनिट मेंटेन करने के लिए मेरा खर्चा है 2 रुपया, बट 2 रुपया कैपिटल है। सर उसका खर्चा कितना है? सर उसका खर्चा है उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट। तो ये 8% कवर एवरीथिंग, ट्रांसपोर्ट 8% कवर ऑल होल्डिंग कॉस्ट, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट, स्टोरेज, इंटरेस्ट सब मिला के मैंने 8% का। मैं इसको अलग अलग बोलता तो इन सबको मुझे वापस क्या करना पड़ता? ऐड करना पड़ता। तो सर कैरिंग कॉस्ट कितना हो गया? 1 इंटू 2 इंटू 8%, 16 पैसे पर एनम पर यूनिट। अब आ जाओ जरा नोट्स में आ जाओ। सर हम कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? जरा फॉर्मूला देखना है कैरिंग कॉस्ट का।
सीसी का फॉर्मूला देखना है। मैंने लिखा सर ईओक्यू, ईओक्यू इज व्हाट योर आरओक्यू फॉर टाइमिंग डिवाइडेड बाय 2 इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब बातें ध्यान से देखो। सर मैंने कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला लिखा है, सर आरओक्यू बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। बातें ध्यान से देखना। सर यहां पे आपने सीधा 1 इंटू 2 इंटू 8% कर दिया, एक यूनिट ही मेंटेन करना था, एक यूनिट का कॉस्ट निकाल दिया। जब आप कैरिंग कॉस्ट पर एनम का बात कर रहे हो, ये कैरिंग कॉस्ट पर एनम, तो आपने क्या किया, आरओक्यू बाय 2 किया। सर बाय 2 क्यों किया, जरा यहां आ जाओ। अगर मैं बोलूं कि सर साल भर का मेरा रिक्वायरमेंट क्या था, साल भर का मेरा रिक्वायरमेंट था 10,000 यूनिट्स। तो सपोज मैंने 10,000 यहां ऑर्डर कर दिया, अब होगा क्या, सर यहां से धीरे धीरे प्रोडक्शन में इशू हो जाएगा और लास्ट में आते आते 0 हो जाएगा। 10,000 मैंने ऑर्डर किया स्टार्टिंग में और लास्ट में आते आते ये हो गया 0। सर मेरा टोटल कॉस्ट या टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या था, सर टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट था 10,000 इंटू मैंने पर यूनिट का खर्चा कितना बताया था, परचेस प्राइस कितना है 2 रुपीज, तो मेरा टोटल कैपिटल ब्लॉक कितना होगा 20,000। और ये धीरे धीरे प्रोडक्शन में इश्यू होगा और एंड आते आते ये हो जाएगा 0। और अगर प्रोडक्शन में इश्यू हुआ तो मैं डेफिनेटली प्रोडक्शन से सेल्स भी करूंगा। तो जो मेरा फंड ब्लॉक था वो प्रोडक्शन से जाके सेल्स आया और वो मुझे वापिस ऑर्गेनाइजेशन में वापिस ये कैपिटल मुझे मिल जाएगा। दैट मीन्स सर एक तरफ से आपका पैसा का आउटफ्लो हुआ और दूसरी तरफ से आपको पैसा वापस भी मिलता रहा। दैट मीन्स स्टार्टिंग में पूरा का पूरा पैसा ब्लॉक था और एंड में आते आते पैसा 0 ब्लॉक हो गया क्योंकि आपको सारा का सारा पैसा वापस मिल गया। दैट मीन्स मैं तुम्हें वैसा ही बोलूं कि सर स्टार्टिंग में 20,000 रुपया चाहिए था, 20,000 रुपया में मैंने सारा का सारा गुड्स एक दिन में परचेज कर लिया साल भर के लिए और 20,000 से प्रोडक्शन किया, सेल्स किया, पैसा आते भी गया, मैंने वापस भी करते रहा। दैट मीन्स दैट इज व्हाट योर एवरेज कॉन्सेप्ट। दैट मीन्स स्टार्टिंग में पूरा कॉस्ट था और एंड में 0 था। तो मैं बोलता कि अगर मैंने एक ही ऑर्डर किया तो मेरा एक ऑर्डर पे कैरिंग कॉस्ट क्या होता। तुम बोलते सर 10,000 स्टार्टिंग में था बट एंड में 0 है, इसका मतलब सारा का सारा 20,000 ब्लॉक नहीं है, आपको एवरेज कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। इसका मतलब आपका फंड ब्लॉक क्या है, आपका फंड ब्लॉक है सर 20,000 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8%। ये कब मैंने निकाला कैरिंग कॉस्ट, मैं सिर्फ ये एज्यूम कर रहा था कि मैंने सारा का सारा क्वांटिटी एक बार में प्लेस कर दिया 10,000, इसीलिए मेरा कैरिंग कॉस्ट क्या हो गया, स्टार्टिंग में 20,000 एंड में 0, सो 20,000 प्लस 0 बाय 2, तो मेरा निकल गया एवरेज कॉस्ट इंटू 8%, क्योंकि मेरे को इस 20,000 को लाने के लिए खर्चा कितना था 8%। इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूं, जो मैंने ऊपर लिखा था सर कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू ROQ reorder quantity by 2 not into 8%, ROQ by 2 in cost per unit into rate और carrying cost per unit। यही है सर ROQ by 2 into carrying cost per unit per annum। ये भी तुम्हें वही देगा जो मैं नीचे बोल रहा हूं। सर कैसे, सर देख लो, अगर मैं बोलता कि मेरा रीऑर्डर क्वांटिटी 10,000 है,
सो डिवाइडेड बाय 2, मुझे एवरेज करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में 10,000 और एंड में 0। कॉस्ट पर यूनिट कितना था, 2 रुपया, तो 10,000 इंटू 20,000 हो जाएगा, जो यहां मैंने लिखा है। सो मैं यहाँ 10,000 प्लस 0 ऐसा भी कर सकता हूं, जैसे मैंने 20,000 प्लस 0 लिखा, इंटू इंटू 2। तो बातें ध्यान से देखना सर, 10,000 इंटू 2 बिकम 20,000 बाय 2, ठीक है, ये वाला हो गया पोर्शन, और इंटू 8%। तो मेरे इस एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, तो बोलोगे सर 10,000 बाय 2 इंटू 2 इंटू 8%। सो सर 5,000 इंटू 2 इंटू 8%। सो 10,000 अपने 5,000 इंटू 2 इंटू 8%, कितना आ गया सर, 800 रुपीज आ गया। तो तुम्हें समझ में आया कि हम बाय 2 क्यों करने वाले हैं। वापस फॉर्मूला में आ जाओ। सो मैंने कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला तुम्हें लिखा है कि सर सीसी इज इक्वल टू आर ओ क्यू बाय 2। आर ओ क्यू इज रीऑर्डर क्वांटिटी एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। सो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम क्या था मेरे एग्जांपल में, सर मेरे एग्जांपल में कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम था 2 इंटू 8%। तो दूसरे वे में मैं ये भी बोल सकता था सर 10,000 बाय 2 इंटू 0.116, ये भी तुम्हें कितना देगा, ये भी तुम्हें 800 रुपीज ही देगा। तो अलग अलग वे लिखने का है। तो तुम बोल सकते हो सर फॉर्मूला हम क्या लिखें, तो तुम बोल सकते हो सर कैरिंग कॉस्ट पर एनम मेरा क्या आना चाहिए, कैरिंग कॉस्ट पर एनम मेरा कितना आना चाहिए। सर फॉर्मूला हो गया आर ओ क्यू बाय 2 इंटू, या तो मैं कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम लिखूं, या मैं लिखूं इंटू कॉस्ट पर यूनिट इंटू कैरिंग कॉस्ट रेट इंटू कैरिंग कॉस्ट रेट, या इंटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या सिंपली मैं कैरिंग कॉस्ट रेट लिख दूं। तो सर कैरिंग कॉस्ट पर एनम हो गया सर आर ओ क्यू बाय 2 इंटू कॉस्ट पर यूनिट इंटू कैरिंग कॉस्ट रेट, और अदरवाइज वी कैन से आर ओ क्यू बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, जो मैंने यहां निकाला था और फिर यहां डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया, या इसको ही मैं इस जगह पे अलग अलग करके लिखूं तो भी ये सेम ही मुझे फिगर देगा। तो ये तो मैं समझ में आ गया कि सर कैरिंग कॉस्ट पर एनम निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, आर ओ क्यू बाय 2 इंटू कॉस्ट पर यूनिट इंटू कैरिंग कॉस्ट रेट। वापस इस एग्जांपल में आ जाओ, मैं निकाला था कैरिंग कॉस्ट। अब जरा देख लो सर क्या क्या होने वाला है। सर जब मैं 10,000 ऑर्डर दे रहा था, मेरा कैरिंग कॉस्ट क्या आने वाला था, सर मेरा आने वाला था 10,000 बाय 2 इंटू इंटू 2 इंटू 8%। सो 10,000 बाय 2 इंटू 2 इंटू 8%, समझ में आया। तो कितना आने वाला है सर, आने वाला है 800। ये हमने देखा। सर फिर जब 5,000 यूनिट्स हम लोग क्वांटिटी ऑर्डर करने वाले थे, तब फॉर्मूला क्या हो जाता है सर कैरिंग कॉस्ट का, 5,000 बाय 2 इंटू 2 इंटू 8%, कितना आ जाएगा सर, 400 आ जाएगा डेफिनेटली। जब 2,500 हम ऑर्डर करने वाले थे, सो 2,500 इंटू 2,500 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8%, कितना सर 200 रुपया। सर जब ऑर्डर क्वांटिटी 2,000 था, सो 2,000 बाय 2 इंटू 8%। सो यहाँ 2,000 बाय 2 इंटू 8% हमारा यहाँ आ जाएगा 160। और लास्ट में जब 1,000 क्वांटिटी का ऑर्डर होगा तो अपना आ जाएगा 1,000 बाय 2 इंटू 2 बाय 8%, और ये अपना आ जाएगा 80।
तो अगर तुम देखोगे कैरिंग कॉस्ट हमारा 800, 400, दैट मीन्स अगर हमने 10,000 कैरी किया, एक बार में 10,000 ऑर्डर कर दिया, सो हमारा कैरिंग कॉस्ट है साल का 800। हमने 2 ऑर्डर किए 5,000, तो हमारा है 400। 2,500 अगर हमने कैरी किया तो हमारा कैरिंग कॉस्ट है 200, और ये यहाँ भी 200 था। सर आपने इसको भी क्यों हाईलाइट किया मैं बताऊंगा। और 2,000 जब ऑर्डर क्वांटिटी था तब अपना कैरिंग कॉस्ट है 160, और जब 1,000 ऑर्डर क्वांटिटी है और मैं 1,000 कैरी कर रहा हूं ईच टाइम, तो मेरा कैरिंग कॉस्ट है 80। सो तुम लोग देख रहे होगे सर यहां पे कैरिंग कॉस्ट में जब मैं सबसे ज्यादा क्वांटिटी कैरी करता हूं, या जब मेरा ऑर्डर साइज सबसे कम होता है, ऑर्डर साइज सबसे कम होता है, ऑर्डर साइज कम है बट मेरा कॉस्ट सबसे ज्यादा है, या जब मेरा ऑर्डर क्वांटिटी हाईएस्ट है तो कैरिंग कॉस्ट भी हाईएस्ट है। जब नंबर ऑफ ऑर्डर्स सबसे ज्यादा है तो कैरिंग कॉस्ट सबसे कम है, और ऑर्डर साइज सबसे जब लोवेस्ट है तो कैरिंग कॉस्ट भी लोवेस्ट है। सो कैरिंग कॉस्ट सर एट 2,500 अपना ऑर्डरिंग कॉस्ट 200 था और अपना कैरिंग कॉस्ट भी 200 है। वापस कैरिंग कॉस्ट के एग्जांपल में आते हैं। तो अब तुमने देखा कि सर अगर मैं 10,000 ऑर्डर करूं तो मुझे स्टार्टिंग से 10,000 मेंटेन करना पड़ेगा, लास्ट में 0 आ गया, इसीलिए मेरा कॉस्ट क्या होना चाहिए सर 10,000 प्लस 0 बाय 2, एवरेज कॉन्सेप्ट जिसको हमने कहा ROQ बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, जहां हमने 2 इंटू 8% किया। और अगर मैंने मुझे 2 ऑर्डर करना है 5,000, तो तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर आपने कहा 5,000 मेंटेन करना है, तब तो फिर 5,000 का कॉस्ट डबल हो जाना चाहिए, तो वही 10,000 का आना चाहिए। ऐसा होता नहीं है और ना ही होना चाहिए, क्योंकि हम कैरिंग कॉस्ट निकाल रहे हैं कैरी करने का। मैं एट ए टाइम 10,000 कैरी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ऑर्डर 5,000 कर रहा हूं, तो 5,000 से कंजम्पशन होगा, ये फिर 0 हो जाएगा बीच में आके, और फिर मैं 5,000 मंगा लूंगा और फिर ये कंजम्पशन स्टार्ट होगा और ये फिर 0 हो जाएगा। दैट मीन्स एट एनी टाइम मेरे स्टोर में 5,000 से ज्यादा नहीं होगा। दैट मीन्स पैसा 5,000 का ब्लॉक हुआ, फिर 0 हुआ, फिर पैसा आ गया मेरे पास, फिर मैंने बाय कर लिया, फिर 0 हो गया। दैट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मेरा जो फंड ब्लॉकेज है वो सिर्फ और सिर्फ 5,000 है। दैट मीन्स एवरेज स्टार्टिंग में 5,000 मैंने मंगाया, फिर ये 0 हो गया। दैट मीन्स फंड ब्लॉक हुआ कितने का, सिर्फ 5,000 का। फिर यहां पर मैंने 5,000 मंगा लिया 0 होने के बाद, और फिर ये 0 हो गया, तो फंड ब्लॉकेज कितना हुआ 5,000। तो ड्यूरिंग द पीरियड एट एनी टाइम तुम्हारा जो फंड ब्लॉकेज है वो सिर्फ 5,000 का है। इसीलिए फिर फॉर्मूला 5,000 के केस में भी क्या होगा सर, 5,000 डिवाइडेड बाय 2, 5,000 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 एवरेज निकालने के लिए, इंटू 2 इंटू 8% कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए। अरे सर हाँ, तुम इसको फिर से डबल मत कर देना, क्योंकि कभी भी मेरे केस में साल भर में 5,000 वाला जब ऑर्डरिंग क्वांटिटी था तो मुझे सिर्फ 5,000 के लिए ही पैसा चाहिए था, 5,000 से ज्यादा के लिए पैसा नहीं चाहिए था। तो मेरा फिर ऑर्डरिंग कैरिंग कॉस्ट कितना होगा सर, जितना फंड ब्लॉक कितना हुआ सर, 5,000 ही ब्लॉक हुआ आपका, इसीलिए मुझे 5,000 के लिए ही कैरी करना है, 10,000 का फंड ब्लॉक नहीं हुआ। सेम चीज जब मैं और इसको और आधा कर दूं तो 2,500 मैंने यहां ऑर्डर किया, ये फिर 0 हो गया, 4 ऑर्डर करने पड़ेंगे मुझे,
फिर मैंने 2500 मंगा लिया, फिर ये 0 हो गया, फिर मैंने 2500 मंगा लिया, फिर ये 0 हो गया, फिर मैंने 2500 मंगा लिया और ये फिर 0 हो गया। तो मेरा साल भर अगर मैं 2500 का ऑर्डर करता हूं तो मुझे एट एनी टाइम सिर्फ 2500 का ही फंड ब्लॉक हुआ, कभी भी मुझे 10,000 का फंड ब्लॉक नहीं हुआ। इसीलिए मेरा कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा सर, मेरा कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा 2500 प्लस 0 बाय 2 इंटू 8% कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। ये सर एवरेज और ये कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। सो होपफुली तुम्हें समझ में आ गया होगा सर हम कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालें, कैरिंग कॉस्ट कैसे निकाल रहे हैं, हम एवरेज आउट कर रहे हैं, हम ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकाल रहे हैं। अब कैरिंग कॉस्ट में क्या हुआ, अब इसको ना मैं एक काम करता हूं, इसको हम लोग ग्राफ में अगर डालेंगे, बट ग्राफ में डालने से पहले मैं एक बार इसको फिर से समराइज कर देता हूं और हम लोग निकाल लेते हैं टोटल कॉस्ट। अब हम लोग सबको ऐड करके ना टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं।